Yes, good afternoon all. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good afternoon, Yes, ma'am. ma'am. Okay, very good afternoon. So we were doing the topic elimination needs of a client, right? And yesterday we have discussed about two topics. One was retention of urine, another one was urinary incontinence, है ना? और जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है एलिमिनेशन नीड्स के अंदर, दैट विल बी डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, राइट? तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. दे आर रिलेटेड विद द बॉवल पैटर्न. ठीक है, बॉवल पैटर्न से रिलेटेड है. जो हमने कल किए थे टॉपिक 2, वो ब्लैडर पैटर्न से रिलेटेड थे, यूरिन से रिलेटेड थे, है ना? अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो बॉवल पैटर्न से रिलेटेड है. और इसमें दो टॉपिक्स आपके आते हैं, वन इज डायरिया, अनदर वन इज कॉन्स्टिपेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. First of all comes diarrhea, right? So what actually the diarrhea is, right? So as we all know, loose motion जिसे आप बोलते हैं या loose stool जिसे बोलते हैं, that is diarrhea. So diarrhea is an increase in the number of stools and the passage of liquid or unformed feces. ठीक है, डायरिया हम कब बोलते हैं? जब नंबर ऑफ स्टूल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, अब जैसे वैसे पर डे नॉर्मली अगर हम देखें एक नॉर्मल बॉवल पैटर्न जो है उसमें क्या है, पर्सन जो है वो स्टूल पास कैसे करता है, या वन टाइम करेगा या 2 बार करेगा. ठीक है, तो डायरिया में क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टूल्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टूल पास करने की, वो बढ़ जाती है, राइट? और इसमें जो कंसिस्टेंसी होती है स्टूल की, वो कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में जो है वो, ले जाओ, लिक्विड फॉर्म में जो है वो स्टूल पास करता है पेशेंट, राइट? और जो फीसेस होती हैं, जो स्टूल होता है वो भी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में आता है, राइट? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. It is a symptom of disorders affecting the digestion, absorption and secretion in the GI tract. ठीक है, तो डायरिया जो है बेसिकली क्या है, एक तरह का सिम्टम है, लक्षण है ये. ठीक है, इसे आप प्रॉब्लम नहीं बोल सकते या बीमारी का नाम नहीं दे सकते हो, ये एक सिम्टम है. ठीक है, किस चीज का सिम्टम है? ये हो सकता है डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, या एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो हमने खाना खाया, ठीक है, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है अंदर, तो उस वजह से भी हो सकता है. या फिर जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर जो सिक्रीशंस होती हैं, है ना, जो जूसेस रिलीज होते हैं या जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, या उनके अंदर कुछ कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये डायरिया जो है वो हो सकता है. So intestinal contents pass through the small intestine and colon too quickly to allow the usual absorption of fluid. ठीक है, डायरिया में क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स होते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जो फूड जो गया होता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से होते हुए कोलोन से होता हुआ बहुत जल्दी क्विकली निकल जाता है, जिससे कि यूजुअल जो एब्जॉर्प्शन है फ्लूइड की वो हो पाती है. So as a result, feces become watery, so the client may be unable to control the urge to defecate. जिसकी वजह से क्या होगा, जो feces होती है वो कैसी हो जाती है, पानी जैसी स्टूल हो जाता है पेशेंट का, और पेशेंट जो है वो स्टूल पास करने के अर्ज पे कंट्रोल नहीं कर पाता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन डायरिया. देन नेक्स्ट कम्स कॉजेज. ठीक है, ऐसे क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से डायरिया जो है वो हो सकता है? सो नंबर 1 इज इमोशनल स्ट्रेस. कोई भी इमोशनल स्ट्रेसफुल कंडीशन हो उसके अंदर भी डायरिया हो सकता है पेशेंट को. देन इंटेस्टाइनल कोई इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है. सर्टेन फूड एलर्जीज है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है ना, या कईयों को कुछ पर्टिकुलर खाने के प्रोडक्ट से प्रॉब्लम एलर्जी होती है, तो फूड एलर्जी की वजह से भी हो सकता है. देन फूड इंटॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है. ठीक ठीक है, कईयों को कुछ पर्टिकुलर तरह का खाना जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सो दैट कैन बेसिकली लीड टू डायरिया. देन सम सर्टेन मेडिकेशंस लाइक आयरन एंड एंटीबायोटिक्स. ठीक है, देखा गया है कि अगर किसी को आयरन थेरेपी पे रखा गया है आयरन सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो उनको डायरिया हो जाता है. सो आयरन अगर कोई सप्लीमेंट ले रहा है, सो दैट कैन लीड टू डायरिया. या एंटीबायोटिक थेरेपीज का भी ये थे, वो देखा गया है साइड इफेक्ट कि एंटीबायोटिक थेरेपी में भी डायरिया जो है वो पेशेंट को हो सकता है. इसीलिए ज्यादातर जब पेशेंट को हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं ना, तो साथ में प्रोबायोटिक भी देते हैं खाने के लिए. उससे क्या है, जो डायरिया होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. देन लैक्सेटिव्स. ठीक है, लैक्सेटिव्स हम किस लिए देते हैं?
जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं, एक तरह से जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। सपोज किसी को कॉन्स्टिपेशन थी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपने उसको लेक्सेटिव दे दिए, लेकिन ज्यादा अमाउंट में लेक्सेटिव दे दिए, तो अब उसको क्या हो जाएगा, फिर डायरिया हो जाएगा। देन कोलोन में किसी तरह का कोई डिसीज है, पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोलोन पार्ट होता है, सिग्मोइड कोलोन होता है हमारा, ठीक है। असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है। तो कोलोन के अंदर अगर किसी तरह का कोई डिसऑर्डर है, कोई डिसीज है, उसकी वजह से हो सकता है। देन कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, जैसे कि गैस्ट्रेक्टमी हुई है पेशेंट की, ठीक है, या फिर कोलोन रीसेक्शन हुआ है, या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर, तो उसकी वजह से भी डायरिया जो है वो पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज व्हिच कैन लीड टू डायरिया। एम आई क्लियर विद दिस? सबको Yes, समझ में ma'am. आए Yes, कॉजेज? ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. देन आता है अब नर्सिंग मैनेजमेंट। जब किसी पेशेंट को डायरिया होगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। नॉर्मल सी चीज है, डायरिया हो ही जाता है नॉर्मली, घर पे भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चों को भी हो जाता है, बड़ों को भी हो जाता है। तो क्या आप करते हैं उस कंडीशन में? मैम ओआरएस लेते हैं। हाँ, ओआरएस देते हैं, वेरी गुड। और ओआरएस भी कौन सा देना है, WHO वाला, जो ऑरेंज कलर का पैकेट में आता है, हाँ वो वाला देना होता है, वेरी गुड। उस पे लिखा रहता है कि किस कंसंट्रेशन में उसको डिसॉल्व करना है, और एक्चुअल में जो कंसंट्रेशन उसमें लिखी होती है उतना ही कंसंट्रेशन में उसको बनाना होता है। कम कम या ज्यादा बनाओगे ना, तो उससे पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो एग्जैक्ट जितना लिखा होगा उतना ही बनाना होता है। और बताओ, और क्या करते हैं? मैम मसाले वाला खाना कम खाते ही हाँ, नहीं है, स्पाइसी फूड, नॉर्मल। हाँ लाइट फूड पेशेंट को देते हैं हम। और व्हाट एल्स? बेसिकली देखो क्या है, खिचड़ी खिलाते हैं। हाँ पार्डन, रिपीट करिए प्लीज। मैम हल्का खाना ज्यादा खाते हैं और मसाले वाला कम। हाँ, मसाले वाला खाना नहीं खाना, बिल्कुल। बेसिकली क्या है, जब डायरिया होता है ना, तो हमारे सब्जी बॉडी के खाते हैं। अंदर, हाँ जब डायरिया होता है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमारा मेन फोकस किस पे रहता है, फ्लूइड्स को और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ओआरएस देते हो ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे, प्लस फ्लूइड्स आपने पेशेंट को देनी है एज मच एज पॉसिबल, ताकि बॉडी के अंदर फ्लूइड डेफिसिट ना हो, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी ना हो। तो वो आपका मेन फोकस रहता है इसके अंदर, राइट। सो सबसे पहले आपका आएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी डन इमीडिएटली टू प्रिवेंट शॉक एंड कोलैप्स ऑफ द पेशेंट। तो सबसे पहला आपका किस चीज को रिप्लेस करना है आपने, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्योंकि पेशेंट को वाटरी स्टूल हो रहा है और बारी बारी स्टूल हो रहा है, बारी बारी वो मोशन पास कर रहा है, तो उससे क्या है, पानी की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। तो मेन फोकस किस पे रहेगा हमारा, कि हमने रिप्लेस करना है फ्लूइड्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स को। And this can be done by intravenous fluid or oral intake of plenty of fluids or ORS fluid, ठीक है। तो इसके लिए आप पेशेंट को ORS fluid दे सकते हैं। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है और वो मुंह से कुछ भी नहीं खा पा रहा है, तो आप उसको क्या लगाओगे, IV फ्लूइड लगाते हो, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड लगाते हो। और अगर पेशेंट मुंह से ले पा रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो आप ओरली उसको ज्यादा से ज्यादा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आप उसको दोगे, लिक्विड दोगे, जैसे कि नारियल पानी आप दे सकते हो उसको, ऑरेंज जूस दे सकते हो आप उसको, ठीक है। और प्लेन वाटर जो है वो आप उसको दे सकते हो, छाछ दे सकते हो। तो ये सब चीजें आपने उसको देनी है। देन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग शुड बी गिवन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को जो आपने खाना देना है वो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग देनी है। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा खाना, सॉरी, थोड़ा थोड़ा खाना पेशेंट को हमने देना है और बार बार देना है। ये नहीं कि एक ही बार में ठूस के खिला दिया उसको बहुत सारा आपने, और फिर 5-6 घंटे तक कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हर 2-2 घंटे के बाद आप उसको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। तो स्मॉल डाइट जो क्वांटिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए, प्लस फ्रीक्वेंट फीडिंग आपने पेशेंट को देना है। अब ब्लेंड डाइट शुड बी प्रेफर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, ठीक है। तो ब्लेंड डाइट आपने देनी है, जैसे सॉफ्ट ब्लेंड डाइट होती है, लाइक खिचड़ी आप उसको दे सकते हो, लिक्विड दाल का पानी आप उसको दे सकते हो, राइट। Then avoid foods that are excessively hot or cold, have spices etc. as they stimulate peristalsis, ठीक है। एकदम गरम गरम खाना नहीं देना पेशेंट को, एकदम ठंडा खाना भी नहीं देना है, ठीक है। और स्पाइसी खाना उसको मसाले वाला नहीं देना है, उससे क्या होगा, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट जो होंगी वो और ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगी और पेशेंट को और ज्यादा मोशन आएगा। देन रिप्लेसमेंट ऑफ पोटेशियम
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं बेटा? व्हाट इज पेरिस्टालिसिस? बताओ। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जैसे हम मुंह में खाना रखते हैं तो हम उसको च्यू करते हैं, च्यू करके वो खाना नीचे जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर सारा, तो वो कैसे जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ, दैट इज पेरिस्टालिसिस। ठीक है। Then replacement of potassium is important as it is lost in great amounts in diarrhea. तो जब किसी को लूज मोशन लगते हैं, डायरिया होता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा लॉस होता है? पोटेशियम। तो आपने पेशेंट को पोटेशियम जो है वो रिप्लेस करना है। ठीक है। तो उसको ऐसे फूड देने हैं जो कि पोटेशियम रिच हो और ऐसे फ्लूइड्स देने हैं जो कि पोटेशियम रिच हो। ठीक है। कौन सा फूड जो है पोटेशियम रिच होता है? कैन एनीवन टेल मी? कौन? बनाना। हाँ, बनाना जो है इट इज हाई इन पोटेशियम कंटेंट। ठीक है। तो अगर डायरिया किसी को तो पोटेशियम कंटेंट वाला आप उसको फूड देंगे और फ्लूइड देंगे, जैसे बनाना आपको मैंने बताया। ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया इंश्योर इजी एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू बेड पेन और कोमोड। ठीक है। पेशेंट जो डायरिया वाला पेशेंट है, ठीक है, उसके आसपास मतलब नियर बाय होना चाहिए कोमोड जो है या टॉयलेट जो है आसपास होना चाहिए, और अगर वो बेड से नहीं उठ सकता है तो बेड पैन भी नियर बाय होना चाहिए पेशेंट के। ठीक है। ताकि जब उसको मोशन आए तो वो इजिली पास कर पाए। Then care of skin is essential as skin excoriation around the anal region is common, क्योंकि बार बार वो स्टूल पास कर रहा है तो जो एनस होगा, एनस के अराउंड की जो स्किन होगी, ठीक है, तो वहां पे स्किन में इरिटेशन होगी बारी बारी स्टूल की वजह से। ठीक है। तो उस एरिया को आपने ज्यादा जो है वो ध्यान देना है। तो कैसे आप ध्यान देंगे? एनल रीजन का जो एरिया होगा उसको प्रॉपर क्लीन करना है और ड्राई करना है आफ्टर ईच डेफिकेशन। जैसे ही पेशेंट स्टूल पास करता है तो उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन करके ड्राई करना है। देन एडिक्वेट रेस्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। एडिक्वेट रेस्ट पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ डायरिया। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट रिलीव्स एंजाइटी ऑफ द पेशेंट एंड गिव्स रीअश्योरेंस। तो पेशेंट से आपने बात करनी है एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। उसके डिसीज के रिलेटेड, उसके मतलब कंडीशन के रिलेटेड, और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से क्या होगा? जब पेशेंट का एंजाइटी लेवल होगा, जो उसका नर्वसनेस होगी वो कम होगी और पेशेंट को उससे एक तसल्ली मिलेगी। राइट। Then certain drugs like antidiarrheals, intestinal antiseptics, antispasmodics, sedative etc. can be given. ठीक है। तो एंटीडायरियल ड्रग्स जो है वो पेशेंट को आप दे सकते हैं, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक्स जो है वो आप दे सकते हैं, एंटीस्पास्मोडिक्स आप पेशेंट को दे सकते हैं जिससे कि उसको पेन नहीं होगा पेट में। ठीक है। और सेडेटिव्स आप पेशेंट को दे सकते हैं बट विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ठीक है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको ये मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं विच कैन हेल्प रिलीव डायरिया। क्लियर विद दिस? क्लियर है बच्चे? Yes, डायरिया ma'am. ठीक है। नॉर्मल सिंपल से टॉपिक था, कोई डिफिकल्टी वाला है नहीं इसमें कुछ। राइट। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिपेशन। आफ्टर डायरिया नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्स्टिपेशन। सो व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन बेटा बताओ? टेल मी। मैम जब स्टूल पास नहीं होता मैम तब कॉन्स्टिपेशन होता है। हाँ, जब उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेन लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा उसको एफर्ट लगाने पड़ते हैं स्टूल पास करने के लिए, और जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड नहीं, हार्ड स्टूल जो होता है। ठीक है। सो दैट हैपेंस इन कॉन्स्टिपेशन। सो डेफिनेशन इसकी आ जाती है, इट इज अ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट्स अकम्पेन्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड और डिफिकल्ट पैसेज ऑफ द हार्ड ड्राई स्टूल्स। ठीक है। जैसे हमने डायरिया में पढ़ा था, तो डायरिया में क्या था? फ्रीक्वेंसी जो है बॉवल मूवमेंट्स की वो ज्यादा हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट्स जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। विच इज अकम्पेन्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड और डिफिकल्ट पैसेज ऑफ हार्ड ड्राई स्टूल। ठीक है। मतलब बॉवल मूवमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ पेशेंट को स्टूल पास करने में डिफिकल्टी आएगी, और जो स्टूल होगा वो कैसा होगा? हार्ड होगा और ड्राई स्टूल होगा। जैसे कि डायरिया में कैसा था? वाटरी स्टूल था। इसके अंदर जो स्टूल होगा वो कैसा होगा? ड्राई होगा और हार्ड होगा। देन स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग डेफिकेशन इज एन एसोसिएटेड साइन। ठीक है। पेशेंट को स्ट्रेनिंग का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा उसको जोर लगाना पड़ रहा है डेफिकेट करने के लिए, स्टूल पास करने के लिए। सो दैट इज अ एसोसिएटेड साइन विद कॉन्स्टिपेशन। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होगी तो उसको स्टूल पास करने में, डेफिकेट करने में उसको ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। देन व्हेन इंटेस्टाइन मोबिलिटी स्लोज द फीकल मास
becomes exposed over time to the intestinal walls and most of the fecal water content is absorbed. ठीक है, हार्ड स्टूल क्यों जाता है इसमें, ड्राई स्टूल क्यों जाता है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन की मोबिलिटी जो है वो स्लो हो जाती है. इंटेस्टाइन की मोबिलिटी का मतलब क्या है, जब पैरास्टेलिसिस स्लो हो जाता है तो ज्यादातर जो फीसिस होती है हमारी, स्टूल होता है जो वो बहुत देर तक पड़ा रहता है इंटेस्टाइन के अंदर और इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से स्टूल के अंदर का जो वाटर का कंटेंट होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है. सो लिटिल वाटर इज लेफ्ट टू सॉफ्टन एंड ल्यूब्रिकेट द स्टूल. तो बहुत कम वाटर का कंटेंट जो है स्टूल के अंदर बच जाता है एंड पैसेज ऑफ ड्राई स्टूल में कॉज रेक्टल पेन. और जब पेशेंट को ऐसा ड्राई स्टूल पास करना पड़ता है उसकी वजह से उसके रेक्टम में भी पेन हो सकता है. So this is about the definition or introduction of constipation. समझ में आया? ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Again, हाँ, again I am repeating or summarizing. Constipation के अंदर क्या होगा कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टूल होगा वो बहुत देर तक इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहेगा और इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होंगी उस स्टूल का जो वाटर होगा उसको एब्सॉर्ब कर लेंगी और बहुत ही कम कंटेंट होगा पानी का अब बचे हुए फीसिस के अंदर. ठीक है, जिसकी वजह से स्टूल जो होगा वो हार्ड हो जाएगा और ऐसा हार्ड स्टूल पास करने के लिए पेशेंट को स्ट्रेन भी लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जोर एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्लस उसको रेक्टम में पेन हो सकती है. राइट, सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिपेशन. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका common causes of constipation. So irregular bowel habits and ignoring the urge to defecate. ठीक है, कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन का क्या हो सकता है, इरेगुलर बॉवल हैबिट है, मतलब कि कोई रेगुलर टाइम नहीं है पेशेंट का, हाँ, बॉवल पैटर्न को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, प्लस पेशेंट को कई बार क्या है कि उसको डेफिकेट करना है लेकिन वो इग्नोर कर देता है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में जाऊंगा वॉशरूम या अभी जाऊंगा, अभी रुक के जाता हूँ. मतलब एक नॉर्मल बॉवल पैटर्न जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. देन कंज्यूमिंग अ लो फाइबर डाइट हाई इन एनिमल फैट्स. ठीक है, मतलब जो लोग ज्यादा लो फाइबर डाइट जो है वो खाते हैं और जिसमें एनिमल फैट जो है वो ज्यादा होता है और फाइबर कम होता है, जैसे कि मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध वगैरह है ना या पनीर हो गया, एंड रिफाइंड शुगर खाते हैं जो लोग, जैसे कि रिच डेजर्ट्स हो गए, मतलब कि मीठी मीठी चीजें जो ज्यादा खाते हैं और जिनका फ्लूइड इनटेक जो है वो कम होता है, तो उन लोगों को हो सकता है कॉन्स्टिपेशन. देन लेंथी बेड रेस्ट और लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. ठीक है, जो पर्सन जो है वो इनएक्टिव है, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, ठीक है, और या फिर वो बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट पे है, उसको हो सकता है. देन यूज ऑफ हैवी लैक्सेटिव causes loss of normal defecation reflex. ठीक है, हो सकता है कि पेशेंट को कभी लैक्सेटिव्स पे रखा गया हो. लैक्सेटिव्स क्या करते हैं, स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लैक्सेटिव्स उसने ले चुका है वो, तो उससे क्या होगा, उसका जो नॉर्मल डेफिकेशन का रिफ्लेक्स है वही खत्म हो जाएगा. राइट, तो दैट कैन बी वन रीजन. देन ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए, ओपिएट्स हो गए, एंटी कोलिनर्जिक्स हो गए, आयरन थेरेपी होगी. आयरन से डायरिया भी हो सकता है और आयरन से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है. ये पढ़ा है ना अभी हमने पीछे डायरिया में कि जो लोग आयरन सप्लीमेंट लेते हैं उनको डायरिया हो सकता है, तो वैसे ही कुछ लोगों में डायरिया हो जाता है और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. और ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए, ओपिएट्स हो गए, ठीक है, ये सारी ड्रग्स की कैटेगराइजेशन है, मेडिसिन की कैटेगराइजेशन है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई, तो दीज ऑल कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन. Then older adults experience slowed peristalsis, loss of abdominal elasticity and reduced intestinal mucus secretion. older adults में आपका आ जाएगा जैसे कि जो लोग एजेड होते हैं 60 इयर्स के बाद, उसमें उनमें क्या होता है, जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो स्लो हो जाता है. ठीक है, जो बॉवल मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है और जो उनकी एब्डोमिनल इलास्टिसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. वो मूवी देखी थी अमिताभ बच्चन की आपने, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की, पीकू. Yes, ma'am. हाँ, तो उसमें क्या है, उसको वो एजेड होता है ना, काफी एज होती है अमिताभ बच्चन की, उस मूवी के अंदर दिखाया गया है, और उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है. तो ऐसा बड़े लोगों में क्यों होता है, क्योंकि उनका जो पेरिस्टाल्सिस होता है वो स्लो हो जाता है. पेरिस्टाल्सिस मतलब क्या है, बॉवल मूवमेंट्स जो है एक तरह से वो स्लो हो जाती है. Then gastrointestinal abnormality such as bowel obstruction, paralytic ileus and diverticulus. ठीक है, ये सारी
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है, या आप आगे जाके पढ़ोगे सेकेंड ईयर में। बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। कई बार पैरालिटिक इलियस हो जाता है। पैरालिटिक इलियस में क्या है, जो पैरास्टाइलिसिस है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, ठीक है। देन डायवर्टिकुलस आता है। डायवर्टिकुलस में क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ना छोटे छोटे पाउच बन जाते हैं, पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है, और लूपिंग हो जाती है इंटेस्टाइन की। तो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो आप सेकेंड ईयर में भी मेडिकल सर्जिकल में पढ़ोगे। तो ऐसे डिसऑर्डर्स भी कॉन्स्टिपेशन को कॉज करते हैं। देन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन आ गई, दैट ब्लॉक नर्व इम्पल्सेस टू द कोलोन, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है किसी को, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी को ट्यूमर है, ठीक है। तो ऐसी कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को कॉज कर सकती हैं, राइट। So these all are the common causes of constipation. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Then आ गया nursing management, ठीक है। तो if a person is suffering from this condition that is constipation, ठीक है, तो आप क्या उसको nursing management देंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें important जो है that is provide privacy। तो आपने जब पेशेंट को आपने कमोड या बेड पैन जो है आपने ऑफर कर दिया है स्टूल पास करने के लिए, ठीक है, या पेशेंट वॉशरूम में है, तो आपने उसको प्रिवेसी जो है वो पूरी प्रोवाइड करनी है और पेशेंट को टाइम देना है ताकि वो डेफिकेट कर सके, राइट। देन अ स्क्वेटिंग पोजीशन इज द मोस्ट इफेक्टिव पोस्चर, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टूल पास करने के लिए सबसे इफेक्टिव जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, स्क्वेटिंग पोजीशन होती है। जैसे कि हम इंडियन टॉयलेट के ऊपर बैठते हैं, है ना, तो वो स्क्वेटिंग पोजीशन होती है। सो दैट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट कम्स टू डेफिकेशन। देन एनकरेज एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट एंड फ्लूइड, फ्लूइड भी लिखना है यहाँ पे। तो एडिक्वेट डाइट पेशेंट ने लेनी है, ये नहीं है कि सिर्फ वो हाई एनिमल फैट वाली डाइट लेता जा रहा है, सिर्फ मीट ही खाता जा रहा है, ठीक है, और बाकी सब चीजें जो है वो मिस कर रहा है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खा रहा है ना। तो उसका जो एडिक्वेट इनटेक होना चाहिए डाइट का भी प्लस फ्लूइड का भी। देन एनकरेज एन एडिक्वेट इनटेक ऑफ रफेज इन द डाइट, ठीक है, प्रॉपर रफेज जो है वो लेनी है डाइट के अंदर ताकि स्टूल जो है वो सॉफ्ट हो सके। Then foods containing high fibrous content should be included in the diet. Example, raw and cooked vegetable, fruits, whole grain, cereal, etc. तो ऐसी डाइट जो है वो इंक्लूड करनी है जो कि जिसके अंदर की हाई फाइबर कंटेंट है, जैसे कि कच्ची या फिर कुक्ड वेजिटेबल्स है, ठीक है, वेजिटेबल सारी ऐड करनी है अपनी डाइट के अंदर, फ्रूट सारे ऐड करने हैं, होल ग्रेन सीरियल्स ऐड करने हैं। Then the quantity and quality of breakfast is more important to prevent constipation. तो पेशेंट किस तरह का ब्रेकफास्ट जो है वो ले रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। बोलते हैं कि जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हैवी होना चाहिए, फिर लंच उससे थोड़ा कम होना चाहिए और डिनर जो है वो बिल्कुल ही लाइट होना चाहिए। पता है आपको ये? Yes, तो ma'am. ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे डे का। तो ब्रेकफास्ट जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, सो दैट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। तो सब कुछ चीजें जो है वो इंक्लूड करनी है, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड करने हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूड करने हैं, होल ग्रेन सीरियल्स भी ऐड करने हैं डाइट के अंदर। Then next आता है establish a habit pattern, instruct or help the patient to establish a regular time pattern for defecation, ठीक है। तो एक हैबिट पैटर्न जो है वो मेंटेन करने के लिए आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे, उसको बोलेंगे कि रोज रेगुलरली इसी टाइम पे जाके जो है वो डेफिकेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उससे उसका जो है एक पैटर्न है जो वो एस्टैब्लिश होगा, बनेगा। देन रिलैक्सेशन, रिलीव द पेशेंट फ्रॉम वरी, एंगर, फियर एक्सेट्रा, ठीक है, पेशेंट को रिलैक्स करना है, उसको किसी भी तरह की टेंशन से, किसी भी तरह के गुस्से से, डर से दूर रखना है, ठीक है, क्योंकि वो सब चीजें जो है वो इंटरफियर करती है डेफिकेशन के रिफ्लेक्स में। इसलिए पेशेंट को रीअश्योर करना है ताकि उसका जो रिलैक्सेशन वाला जो आप बोल सकते हैं रिलैक्स हो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो पेशेंट रिलैक्स कैसे होगा, जब जब से ज्यादा उससे कम्युनिकेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और उसको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। Then exercises that improve muscle tone of abdominal and perineal muscles should be encouraged, ठीक है। वो वाली एक्सरसाइजेस जो है वो आप करवाएंगे पेशेंट, जिससे कि एब्डोमिनल मसल्स की और पेरिनियल मसल्स की जो टोनिसिटी है वो इम्प्रूव होगी, राइट। तो इसमें आप स्क्वाटिंग एक्सरसाइज पेशेंट को बोल सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज मैंने आपको कल बताई थी वो आप बोल सकते हैं,
देन पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेज आती हैं, वो आप पेशेंट को करने के लिए बोल सकते हैं। उससे क्या होगा, एब्डोमेन और पेरिनियल मसल्स जो हैं वो उसकी टोनिसिटी अच्छी होगी। देन एन adequate amount of fluid. Normally an individual should take 2 to 3 liters of fluids in 24 hours. ठीक है, तो एक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लूइड इनटेक। जो फ्लूइड इनटेक होना चाहिए दिन में 24 आवर्स में एक एडल्ट पर्सन का, दैट शुड बी बिटवीन 2 to 3 लीटर्स। ठीक है, उससे उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होती है। तो adequate amount of fluid, then judicious use of laxatives, suppositories and enemas as they are habit forming। ठीक है, तो अगर पेशेंट laxatives ले रहा है, या laxatives में आपको मैंने बताया था ना, जैसे इसबगोल होता है स्टूल सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, सपोजिटरी ले रहा है, सपोजिटरी मालूम है आपको, व्हाट इज सपोजिटरी? यस मैम, सपोजिटरी टैबलेट्स। हाँ ठीक है, जो कि हम रेक्टम में प्लेस करते हैं पेशेंट के, तो वो क्या है अंदर ही डिसॉल्व हो जाती है, उससे पेशेंट को क्या है स्टूल पास करने में इजी हो जाता है। देन एनीमा होता है, एनीमा भी हेल्प करता है स्टूल पास करने में। ठीक है, तो इन सब चीजों का यूज जो है ना वो बहुत ही सोच समझ के और प्रॉपर डोज में करना है, विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर ओनली। विद डॉक्टर्स एडवाइस आपने ये लेना है, क्योंकि इससे क्या है हैबिट बन जाती है, फिर इसके बिना फिर पेशेंट को कभी डेफिकेट कर ही नहीं पाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है इन चीजों के ऊपर, राइट। Then health education should be given to a patient regarding all aspects to facilitate elimination। पेशेंट को अपने हेल्थ एजुकेशन देनी है एलिमिनेशन पैटर्न के बारे में। ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूड करना है, उसकी डाइट, उसकी एक्टिविटी, एक्सरसाइज। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन में, कि पेशेंट को बोलना है कि स्मोकिंग को बिल्कुल ही क्विट कर देना है और स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि उससे भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this was all about the topic that was diarrhea and constipation। ठीक है, ये पार्ट 2 है आपका elimination needs of client का। पार्ट 1 में हमने urinary retention and incontinence of urine डिस्कस किया था। So you can ask me your queries if anyone is having any sort of question in their mind, they can ask me। मैम असाइनमेंट बोला था आपने मैम। हाँ, असाइनमेंट मेरे पास आ गया है, कुछ बच्चों का आ गया है, बाकी बच्चों का रह गया है। अभी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। मैम एनीमा मैम बेड रिडन पेशेंट को ही देंगे ना, या फिर मैम किसी और पेशेंट को ही दे सकते हैं एनीमा चढ़ाना? नहीं, एनीमा आप किसी भी तरह के पेशेंट को दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, एंड इट इज ओनली गिवन विद डॉक्टर्स एडवाइस। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी एनीमा दे सकते हैं। ये अभी हम प्रोसीजर आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके मैम। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ मैम। चलिए ठीक है। No, ma'am.